नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी नए कप्तान की नई चुनौती। जी, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश बीजेपी के नए कप्तान चुने गए हैं। लिहाजा नई जिम्मेदारी के साथ ही उनके सामने नई चुनौतियां भी हैं। उनके बयानों से भी साफ झलक रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी लाइन पर चलने की नसीहत दी, तो वहीं कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो बीजेपी जैसा चुनाव करवा कर दिखाए। उधर उनकी चुनौती को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि नए कप्तान के सामने कौन सी नई चुनौतियां होंगी और क्या नए प्रदेश अध्यक्ष की चुनौती कांग्रेस के लिए भी परेशानी खड़ी करेगी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हेमंत खंडेलवाल ने दी कांग्रेस को चुनौती। बीजेपी जैसा चुनाव कराकर दिखाए कांग्रेसी। इधर हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली, तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को खुला चैलेंज भी दे दिया। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है, आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। यानी खंडेलवाल ने आते ही कांग्रेस को अपने तेवर दिखा दिए। ये संदेश दे दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी से उसे और कड़ी चुनौती मिलेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस परेशान है कि बीजेपी के खजाने में कितने रत्न हैं। सीएम तो ये तक कह गए कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे रत्न खत्म नहीं होंगे। अपने खजाने में बहुत सारे माल है। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके। हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। प्रदेश बीजेपी के कप्तान बनते ही खंडेलवाल ने कांग्रेस को ही संदेश नहीं दिया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया है कि जो अच्छा काम करेगा उसका सम्मान होगा, जो दाएं बाएं करेगा उसे दिक्कत आएगी। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। बीजेपी में हेमंत का दौर शुरू हो गया है, यानी अब नई रणनीति के साथ संगठन में काम होगा और कांग्रेस की घेराबंदी भी। इधर खंडेलवाल की चुनौती पर कांग्रेस ने अपने अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष भोपाल हो या पूरे मध्य प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता आदमी और मीडिया से ही पूछा कि जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। यह है लोकतंत्र जो राहुल गांधी ने किया है। और वहाँ है तानाशाही कि जो नाम दो ऊपर के नेता जिनने कह दिया वो, और आरएसएस ने वो कह दिया, तो वही पर्ची सिस्टम चल रहा है। तो ये अंतर है। हेमंत खंडेलवाल एक बजे हुए नेता है। पार्टी के भीतर और वरिष्ठ नेताओं के बीच उनकी पकड़ का नतीजा है कि वो प्रदेश बीजेपी के बॉस बन गए, और पहले ही दिन उन्होंने अपने बयानों से कई संदेश भी देने की कोशिश की है। लिहाजा अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नए कप्तान पार्टी के लिए क्या नए गोल सेट करते हैं और कांग्रेस के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा जी और खिलावन चंद्राकर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि नए अध्यक्ष के सामने यूं तो अभी मौजूदा दौर में कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव हुआ है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वक्त है और नगरीय चुनाव के चुनाव के लिए भी उनके पास समय है। लेकिन जो एक बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि पार्टी हमको जो एक नए रूप में देखते हैं, जो लोग अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भाजपा को जानते हैं, और जो पार्टी लाइन पे चलेगा वो ठीक रहेगा, जो दाएं बाएं होगा उसके खिलाफ सख्ती हो जाएगी। तो ये मान लिया जाए कि ये जो बयान भी लगातार बीजेपी में पिछले कुछ समय से सक्रिय थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मौजूदा अध्यक्ष थे उस समय के, अब जो आज ही भूतपूर्व हुए हैं,
बीडी शर्मा अब ये जाने वाले हैं, तो अनुशासनहीनता कुछ ज़्यादा नजर आ रही थी कि नेताओं के दाएं शाएं बयान आ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उस पर सख्ती देखने को मिलेगी। देखिए, मोटे तौर पर ये आपने खुद सही कहा कि इस समय मध्य प्रदेश भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, और सबसे बड़ी अगर उनके पास काम करना है तो संगठन को सहेज करके रखना, सबके बीच में तालमेल बना करके रखना। क्योंकि अगर आप देखें तो में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास सामने सबसे बड़ा काम जो है कि सारे लोग इकट्ठे होकर के चलें। दूसरी जो वाकई जो उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेताओं में कुछ वक्तव्यबाजी हो गई थी, तो मैं समझता हूं उस वक्तव्यबाजी ना हो, इसी का उन्होंने संदेश दिया हुआ है। हालांकि इस मामले में मैं उनको भाग्यशाली मानूंगा कि वो बहुत कंफर्टेबल समय पर भाजपा के इस समय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मोदी जी का जो नाम है, मोदी जी का नाम आजकल भाजपा में मध्य प्रदेश के स्तर पर भी, किस प्रांतीय स्तरों पर भी, संभागीय स्तरों पर भी उनका एक नाम है। तो स्वाभाविक रूप से इस समय कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है, और एक सहज स्वाभाविक समय में वो अध्यक्ष बने हैं बस। लेकिन सबको समेट करके चलें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं ज्यादा हैं और स्थान कम है। ऐसी स्थिति में सबको साथ लेकर के चलना, किसी का असंतोष ना भड़के, यही उनके सामने एक सबसे बड़ा काम है जी। लेकिन अपनी टीम तैयार करना भी एक चुनौती होगी उनके लिए, कि जो पुराने लोग हैं, जो लोग कई सारे ऐसे होंगे जो उम्मीद पाले बैठे थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए, ऐसे कुछ लोगों का एडजस्टमेंट या उनके समर्थकों का एडजस्टमेंट, एक नई टीम बनाना। क्योंकि बाकी कुछ काम नहीं है, लेकिन ये काम तो है कि खुद की टीम ऐसी बनाए कम से कम जो 3 साल चले, और अगर जो आपने कहा कि भाग्य से, तो हो सकता है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो। देखिए, मोटे तौर पर जिस तरीके से वर्किंग का जो स्टाइल है, ये जो कार्यशैली है हेमंत खंडेलवाल जी की, उसमें वो अपने 1-2 समर्थकों को, जिसको कोई वो अच्छा चाहते हैं, उनको वो एडजस्ट कर लेंगे। बाकी टीम मुझे लग रहा है कि इस समय संगठन ही बनाएगा। जो संगठन टीम बनाएगा वो उसको सहज स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके स्वभाव में एक बात रही है कि जितने वरिष्ठ नेता हैं, सब वरिष्ठ नेताओं की सुन करके उसके अनुसार चलना, ये एक उनके स्वभाव में रहा है। और यही कारण था कि वो भोपाल से लेकर के दिल्ली तक लोगों की पसंद में आए हैं। अच्छा, स्वाभाविक रूप से चूंकि वो बहुत छोटी आयु से भाजपा के कार्यकर्ता बन गए थे, उनके पिताजी जो सांसद थे, उनके ताऊ जी संघ में और भाजपा में बहुत सक्रिय थे, हालांकि बाद में कुछ पारिवारिक मतभेद भी हुए। तो कुल मिलाकर के वो तो बचपन से ही कहीं ना कहीं संगठन के करीब है। और वो हेमंत खंडेलवाल जी अपने वरिष्ठ नेता का स्वभाव और उसका काम देख करके बात करते हैं। उनके स्वभाव में कई बार ऐसा भी है कि वो जो कुछ कहने आए हैं किसी वरिष्ठ से, और वातावरण नहीं देखा तो वो चुपचाप लौट करके चले गए। ये उनके एक स्वभाव में है। पहली बार मैंने उनको माइक से बहुत मुखर सुना कि साहब, जिन दाएं बाएं होंगे उनको कष्ट आएगा। बिल्कुल, आज जो भाषण था वो कई सारे लोगों को उसको लेकर आश्चर्य हुआ। लेकिन खिलावन जी, पहली बार मुझे भी ये लगा कि उन्होंने पहली बार बड़ा खुल करके, कई बार अब पद मिलता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अतिरेक तो आता है, तो वो जवाबदेही भी आ जाती है, तो उसका भी एक असर देखने को मिलता है। फिर सामने जो हुजूम है, तो खिलावन जी आप कैसे देखते हैं, क्या चुनौती उनके सामने है फिलहाल? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो 58 महीने का कार्यकाल है बीडी शर्मा का, उसको देखते हैं तो बहुत उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। 63 महीने हो गए थे उनको जी। 65 महीने क्षमा करेंगे, 63 जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो उन्होंने लगातार चुनाव जीते, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोकसभा में 3 सीट दी है, तो एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस उनके जमाने में हुआ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन भाजपा कर पाई। तो एक बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले दिनों में भले ही हम कहें कि विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी और सहकारिता के चुनाव संभावित हैं, क्योंकि दोनों चुनाव अभी प्रतीक्षारत है, अभी प्रतीक्षा में है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो घोषित होंगे और चुनाव होंगे, तो उसमें जो है भाजपा का बेहतर परफॉर्मेंस बताना जो है एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, सत्ता और संगठन में समन्वय एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जिस तरह से कूल नेता के रूप में उन्हें माना जाता है, बहुत शांत स्वभाव के नेता हैं और सबकी सुनकर चलते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसकी ट्यूनिंग भी मोहन यादव के साथ शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं से बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि वो इस चुनौती को तो पार कर जाएंगे, वो बेहतर समन्वय स्थापित करने में सफल हो जाएंगे ऐसा लगता है। और तालमेल के मामले में वो बीडी शर्मा से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके स्वभाव को देखते हुए ऐसा मुझे महसूस होता है। जी। तीसरी चुनौती उसको जो है संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के होगी, और ये बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखिए भले ही भाजपा अपने आप को बहुत अनुशासित पार्टी मानती है, हम लोग भी जानते हैं बहुत अनुशासन उनमें दिखता भी है, लेकिन मुझे लगता है जब कार्यकारिणी का गठन होता है, प्रदेश कार्यकारिणी का, तो कैसे लोगों को, किन लोगों को उसमें समाहित किया जाए, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातिगत समीकरण, जिसमें सभी नेताओं के पसंद की बात, ये सब बातों हमने को देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है जी। कि जो पुराने अध्यक्ष की कार्यकारिणी है, नए ने भी उसको कंटिन्यू कर लिया, बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया। कई बार ये भी हमने देखा है, जैसे हमने नंद कुमार चौहान के जमाने में देखा था। बिल्कुल। नंद कुमार चौहान के जमाने में वही कार्यकारिणी को रिपीट की गई, फिर राकेश सिंह के समय लेकिन वही मुझे लगता कार्यकारिणी है- रही। मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि लंबे समय से वही कार्यकारिणी से इस बार परिवर्तन होना ऐसा संभव है कि सुनिश्चित माना जा रहा उसमें है से कुछ परिवर्तन जैसे होना। कविता पाटीदार सांसद हो गई हैं, माया नरूलिया सांसद हो गई हैं, भगवान दास कई सबरानी लोग विधायक सांसद हो बन गए गए हैं। हैं, कई लोग विधायक बन गए हैं, कई पदाधिकारी। तो मुझे लगता है उन लोगों को मुक्त करने के दृष्टिकोण से भी और नए लोगों को एडजस्ट करने के दृष्टिकोण से भी कार्यकारिणी का गठन होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन चुनौती भरा है ये, इसलिए चुनौती भरा है कि देखिए, एक तो संघ का बहुत ज्यादा दबाव मध्य प्रदेश में रहता है, और संघ के नेताओं के पसंद को पूरा सम्मान दिए जाने की जरूरत ये तो होती है। अब तो मुझे उनके लगता जो है रिश्ते कि हैं वो इस तो बात किसी को से भी, छुपे ही नहीं है ना खिलावन जी। लेकिन शर्मा जी एक और चीज छुपे है, नहीं क्या है। इस संघ से निर्णय भी- के बाद संघ से भी क्या हुआ? बेहतर रिश्ता है उनका, जी। और नेताओं से भी बेहतर रिश्ता है। जी शर्मा जी, क्या मान लिया जाए इस पसंद के बाद, इस सिलेक्शन के बाद या इस इलेक्शन के बाद डॉक्टर मोहन यादव और मजबूत होकर उभरेंगे? क्योंकि अब उनकी पसंद का ही प्रदेश अध्यक्ष, तो सत्ता और सरकार के बीच जो एक ट्यूनिंग होती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार का जो मुखिया होता है वो सरकार से ज़्यादा नज़र संगठन पर रखता है कि संगठन क्या कर रहा है, कि कहीं उसके खिलाफ तो कुछ खिचड़ी नहीं पक रही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो सत्ता का स्वाभाविक दावेदार या उत्तराधिकारी मानने लगता है, तो एक पावर सेंटर वो बन ही जाता है। और उसमें अगर नेता थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी हो तो फिर वो क्लेश होने लगता है। तो क्या इस सिलेक्शन के बाद अगले जो 3.5 साल हैं डॉक्टर मोहन यादव के, मानकर चलें कि अब वो केवल प्रशासन पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, संगठन की चिंता उनको नहीं करना पड़ेगी? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप मोहन यादव जी का वर्किंग देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा संगठन की और तालमेल की उनको बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह क्या था कि जो उनकी पृष्ठभूमि वो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि संघ से और संगठन से आई हुई है। और फिर एक दूसरी सबसे बड़ी बात है इन दोनों के बीच में, मोहन यादव के बीच में भी और हेमंत खंडेलवाल जी के बीच में भी, संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं सुरेश सोनी जी। ये दोनों लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सुरेश सोनी जी से, मोहन यादव जी भी और हेमंत खंडेलवाल जी भी, क्योंकि सुरेश सोनी जी उज्जैन में भी सक्रिय रहे हैं। और फिर इसके अलावा जब बड़े राजगढ़ के रहने वाले हैं, पड़ोस की कह सकते हैं। हाँ, तो और सुरेश सोनी जी जब बड़े दायित्व से मुक्त हुए थे संघ के, तो उन दोनों जो भाऊ साहब बिस्कुटे जी थे, उनका जो पूरा नर्मदा अंचल में खंडवा से लेकर के बैतूल और औरंगाबाद में उनका जो वन क्षेत्रों में काम करता था, तो उसके लिए फिर हेमंत खंडेलवाल जी ने सुरेश सोनी जी को वहां पर उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया है और वहां पर वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से सुरेश सोनी जी का, चूंकि वो दोनों लोग सुरेश सोनी जी से निकट हैं, ये इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा दोनों के बीच में टकराव नहीं होगा। और फिर जो वर्किंग मोहन यादव जी का है, वो बहुत ज्यादा गुट बनाकर काम नहीं करते, वो केवल और केवल अपने परफॉर्मेंस में ध्यान रखते हैं। आपने अगर इस बीच में देखा होगा 1.25 साल में, तो केवल और केवल अपने परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उनके खिलाफ भी अगर कोई छाप रहा है तो उसकी बहुत परवाह नहीं करते, वो कुछ करता रहे, वो अपने करते हैं। फिर एक संयोग की एक अच्छी बात भी ये है कि इस समय भाजपा से लेकर दिल्ली से लेकर के यहाँ तक संघ और संगठन का जो तालमेल है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो गठन भी होगा अब पार्टी का, एक बात यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि जो मैंने पहले कहा था उसको आगे बढ़ाते हुए, कि हेमंत खंडेलवाल जी के इस समय कार्यकाल में कोई चुनौती नहीं होगी।
वो सिंपल उनको केवल संगठन को मेंटेन करके चलना है, जो उपलब्धियां भाजपा को ही हैं। बीडी शर्मा के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। उन दोनों जो की सरकार दल बदल करके आए थे, वो उपचुनाव को भी जीतना उनको, और फिर विधानसभा चुनाव में पिछले परफॉर्मेंस को बड़ा करना, वो जो लगातार 18 की हार उनके सामने थी निश्चित रूप से। तो वो जो लगातार चुनौतियां, इसके अलावा अगर आप देखें बीडी शर्मा के कार्यकाल में वो जो बड़ी बड़ी चुनौतियां, दिल्ली में जो कुछ बिल आए थे उसमें चाहे किसान आंदोलन का समझ लें या वो जो शाहीन बाग वाला समझ लें, ये जो लगातार घटनाएं चली, तो बीडी शर्मा के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उनको उस चुनौती में निकल करके आना, और अब मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं दायित्व बढ़ेगा बीडी शर्मा जी को। अगर प्रदेश से मुक्त हुए तो कुछ ना कुछ उनको दिल्ली में मंत्रिमंडल में या जो भी कुछ ठीक समझेगी हो सकता है प्रभात झा को जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष के बाद, तो ऐसा कुछ हो सकता है उनको। और प्रभात झा भी सुरेश सोनी जी के बहुत निकट हुआ करते थे, और उस समय चूंकि सुरेश सोनी जी का जो प्रभाव था पूरे उसमें, तो इस समय अगर पूरी संघ की भी आप अगर टोली देखें, राष्ट्रीय स्तर पर भी और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी, और भाजपा की भी टोली देखें, चाहे वो नड्डा जी हो या ये जो पूरे की पूरी टोली है वो सुरेश सोनी जी के प्रभाव की टोली है, तो स्वाभाविक रूप से ये अपने हेमंत खंडेलवाल जी को बिना कुछ कहे हुए ही सम्मान मिलेगा, बिना कुछ कहे हुए उनको उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी इस मामले में। अच्छा, फिर वो खुद बहुत एग्रेसिव कार्यकर्ता नहीं रहे, बहुत। और जो संगठन के मामले एक बड़ी चीज होती है कि जो मुखिया है वो कम बोलने वाला हो, जैसे हमने नरेंद्र सिंह तोमर को देखा, वो सक्सेस थे। तो निश्चित रूप से तो वो जो है तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव कार्यकर्ता नहीं है। तो अच्छा, फिर उनको जो संगठन की दृष्टि से अगर संघ में देखें तो सुरेश सोनी जी के बाद एक संगठनकर्ता बहुत अच्छे अनिल माधव दबे थे। तो अपने हेमंत खंडेलवाल जी ने न केवल सुरेश सोनी जी के साथ काम किया है, उन्होंने अनिल माधव दबे जी के साथ भी काम किया है। तो ऐसी स्थिति में वो जो उनका अनुभव है उसके तहत एक बात उनके यहाँ शुरू हो सकती है, जो मैं अनुमान से कह रहा हूँ। एक जमाना हुआ करता था कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय, तो एक उगालदान बैठकें, ये ऑफ द रिकॉर्ड शब्द था, उगालदान बैठकें। ठाकरे जी क्या काम करते थे, निकल जाए कम से कम, हाँ बात निकल जाए, तो उसको लोग हंस करके बाहर कहते थे कि क्या हो रहा है, अंदर के उगालदान बैठक चल रही है। तो ठाकरे जी आधा घंटे पौन घंटे लोगों को सुनते थे, और उसके बाद उसका हाथ मरोड़ कर पीठ पर मुक्का मार करके और उसको एक आध कुछ खिला करके रवाना करते थे। आदमी खुश होकर चला जाता था। हेमंत खंडेलवाल उस शैली से काम करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। इस समय उगालदान बैठे, तो फिर थोड़ा सा जो संगठन महामंत्री है उनको भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा, आप ये भी हम मान के चलें। लेकिन खिलावन जी, एक और चीज है ना कि जो शर्मा जी ने कहा, आपने भी कहा, अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार होता है कि जब सरकार लंबे समय होती तो जो उसके जो बाकी संगठन होते हैं सत्ता के, कि जैसे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, तमाम सारे मोर्चे हैं, उनको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो जिस संगठन में हमने देखा कि शिवराज जी ने रहे हैं, या बाद के वर्षों में, हम भी हाल के वर्षों बात कर लें तो विश्वास सारंग या तमाम सारे नेता रहे हैं, महिला मोर्चे की बात करें, लेकिन वो अब धार खोता जा रहा है, लगातार प्रभाव होता जा रहा है। अगर आप हम किसी से पूछ ले तो हो सकता है कि बहुत सारे मोर्चे के अध्यक्षों को हम नाम भी ना बता पाए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ ऐसा अनुभवी नेतृत्व बिठाएं, क्योंकि वो आने वाले समय में, क्योंकि परिसीमन होना है, जातिगत जनगणना होनी, तो बहुत सारा सिनेरियो चेंज होने वाला है। देखिए मनोज जी, जब कोई दल सरकार में रहती है, सत्ता में रहती है, यहाँ तो भाजपा राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों जगह सत्ता में, तब उनके जो संगठन है, सहयोगी संगठन है, उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। मूल संगठन और सरकार मिलकर जो है जनता की जन अपेक्षाओं को सरकार पूरा करती है और कार्यकर्ताओं के जन अपेक्षाओं को संगठन। लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा कि वो संगठन चलाए मान रहे कम से कम, कि जिसका आप नेतृत्व कर रहे हो, क्योंकि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना भी तो एक बड़ी चुनौती होती है, और वो इन्हीं लोगों के जिम्मे होता है वो सारा काम। अभी भी चलायमान है और लगातार हम सक्रिय देखते हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे जो छात्र इकाई हो, परिषद हो, चाहे महिला मोर्चा हो, इनका हम अभी भी सक्रिय देखते हैं उनको। और मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम तय होते हैं, जो प्रोग्राम सेंट्रल से आता है या राज्य स्तर पर संगठन संबंधी कार्यक्रम बनाया जाता है, उसमें बहुत अच्छी सहभागिता होती है। लेकिन मैं जो एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा, हम लोगों ने जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे कौन हो सकते हैं, तब मैंने बहुत जोर देकर खंडेलवाल के नाम का समर्थन किया था कि वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, कई लोगों को संग ये भी संकट है ना, जो आप कह रहे हैं ना कि अब कई लोग इससे बाद भी चिंतित है कि इस बार बीजेपी ने चौंकाया नहीं है।
कि 4-5 महीने से चुनाव हमने चल आपको रहा कहा था, हमने उस उसी समय मोड़ भी कहा लग था गई। कि इस बार बीजेपी बहुत चौंकाने वाला नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल को ही, और उस दिन संभवतः मुझे लगता है सौभाग्य से रमेश जी अभी हम दोनों ही आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठे थे उस दिन, जी। ऐसा मेरा अंदाजा है। उसमें महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आज जो हेमंत खंडेलवाल ने बात कही, वो कांग्रेस के दुखती रख पर हाथ रख दिया उसको। उसने चुनौती दी कि वार्ड स्तर पर भी हम जैसा चुनाव करवा रहे हैं, भाजपा जैसे चुनाव करवा रही है, वैसा चुनाव आप वार्ड स्तर पर भी करवा के देखिए। एक तरह से उन्होंने जो है कांग्रेस में जो उदापोह की स्थिति मची रहती है उस पर जो है व्यंग किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जन अपेक्षाएं क्या कहती हैं, बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण उन पे हमें खरे उतरना है, और अनुशासन हमारा क्योंकि जो है जनादेश तो लंबे निश्चित समय तौर से पर भाजपा उसी में पर आपको अनुशासन है। मिलता है ना। हाँ, तो उसके बाद ही हम जब जनता के पास जाएंगे तो हमको बेहतर जनादेश प्राप्त हो पाएगा, ये भी बात कही उन्होंने। तो मुझे लगता है कि देखिए, वो एक सोची समझी रणनीति की तरफ जो है आज से ही कदम बढ़ा दिए हैं। तो कुल मिलाकर के, और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने लगे जिस तरह से हैं। वहां उपस्थित नेतागण थे, जिस तरह से उनका जब स्वागत हुआ था, जो नेतागण उपस्थित थे, बड़े नेता भाजपा के, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे स्टेट के मंत्री हो, चाहे संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए लोग हों, वो जिस तरह से लोगों से घुल मिल कर चल रहे थे, तो इसी से क्योंकि लंबे समय से संगठन में वो कोषाध्यक्ष रहे हैं, कोषाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। जी, तो कह सकते हैं पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं अब। लेकिन अब थोड़ा भी, तो क्योंकि एक शुरुआती दौर में कह सकते हैं हनीमून पीरियड है, और हो सकता है कि खंडेलवाल जी का हनीमून पीरियड थोड़ा और लंबा चले, क्योंकि अभी चुनावी चुनौती इतनी नहीं है। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक दुखती रख पर कांग्रेस की में नए अध्यक्ष ने बीजेपी के हाथ रख दिया है, और कांग्रेस का तिलमिलाना स्वाभाविक है। लेकिन नए कप्तान की नई चुनौतियां, भले चुनावी चुनौती अभी ना हो, लेकिन चुनाव के लिए मशीनरी तैयार करना, क्योंकि बीजेपी ऐसी एक संगठन है जो 365 दिन लगातार चुनाव और चुनाव के बारे में सोचता होता है। तो मुझे लगता है कि अगली जो बैठक होगी, हो सकता है हेमंत खंडेलवाल की इस बात को लेकर भी हो कि अगले चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी और उनकी नई टीम क्या होगी। अटेंशन में तो आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।